मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हमने शुरू किया था पिछले क्लास में, और मैट्रिक्स हमने स्टार्ट कर लिया था और वहाँ पे मैंने आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया था, फॉर्मल, इनफॉर्मल और जनरल डेफिनेशन जो मैथमेटिकली मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है वो सब कुछ बताया था। मैंने आपको कुछ मैट्रिक्स के यूजेस बताए थे कि क्या किन किन रियल लाइफ वर्ल्ड सिनेरियोज में मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है। उसमें एक ये था कि जो इमेजेस होते हैं वीडियो गेम्स में, खास करके जो इमेजेस आप देखते हैं, उन इमेजेस को एज मैट्रिक्स कंप्यूटर मेमोरी में सेव किया जाता है और वहाँ से उन मैट्रिक्स में कुछ मैनिपुलेशंस करके हम उन इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं, सच एज रोटेट, टिल्ट और इस तरह की चीज़ों को हम करते हैं जो कि आप नॉर्मली भी करते होंगे कंप्यूटर इमेजेस के साथ। नाउ अब मैट्रिक्स का एक यूज़ ये भी है कि किसी भी पॉइंट को, किसी प्लेन में किसी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे ना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से, राइट, इस तरह से करके एक्स वाई। अब इसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई या फिर एक्स वाई, रॉ या कॉलम किसी भी तरह से इस पॉइंट को। सो वी कैन रिप्रेजेंट पॉइंट्स इन प्लेन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ये भी एक यूज है मैट्रिक्स का। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैट्रिक्स बहुत रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज किया जाता है, तो वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको यूज किया जाता है। अब ये बात मैं क्यों इस पे इतना जोर दे रहा हूँ, इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज मैट्रिक्स इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स विच हैज आई थिंक वेरियस रियल लाइफ यूजेस। रियल वर्ल्ड में उसका यूजेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारे टॉपिक्स का नहीं है, बट मैट्रिक्स का यूज़ बहुत जगह आप देखेंगे, आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। सो मैं आगे आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, आगे टॉपिक्स को करते जाएंगे। अब थोड़ा सा जो भी मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था उसको मैं रिकॉल करा देता हूँ। एलिमेंट्री ऑपरेशंस तक मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन था उसको आपको मैं रिकॉल करा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स, कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स जो होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A11, A12, A13 एंड सो ऑन टू A1n, A21, A22, A23 and so on to A2n. A M1, A M2, A M3 and so on to A Mn. अब किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपर केस लेटर से, यानी कि कैपिटल लेटर से, जैसे A, B, C, X, इस तरह से, इस तरह के लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो हमारा जनरल डेफिनेशन था, इसको हम लोग इस कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, जिसमें कि नंबर्स को इस तरह से रॉ और कॉलम्स में लिखा जाता है। अब इस मैट्रिक्स का डायमेंशन मैंने बताया था कि इसका डायमेंशन क्या है, ऑब्वियसली m क्रॉस n। अब डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। अब एक चीज मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में इसको डिफाइन करते वक्त कि Aij, इसका क्या मतलब है। अब ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर, इन सारे एलिमेंट्स को, जो नंबर्स हैं ये A11, A22, A13, ये सारा कुछ कहलाता है मैट्रिक्स का एंट्रीज। तो ये जो पर्टिकुलर एंट्री है, ये कौन सा एंट्री है, ये एक ऐसा एंट्री है, यानी कि एक ऐसा नंबर है इस मैट्रिक्स में जो ith रॉ में है और jth कॉलम में है। ये पहला वाला जो है वो रॉ को दर्शाता है और ये जो दूसरा वाला है j, ये कॉलम्स को दर्शाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को हमें दर्शाना है, तो इसको A इज इक्वल टू इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग दर्शा सकते हैं, A इज इक्वल टू Aij। इसी को अगर और थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे m क्रॉस
n लिख सकते हैं, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपको इसका डायमेंशन या ऑर्डर भी यहाँ से पता चल जाएगा। सो दीज आर द वेज ऑफ टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स का मेन पर्पस क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। द मेन पर्पस ऑफ मैट्रिक्स इज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यही मैट्रिक्स का मेन पर्पस है। और मैट्रिक्स को एक्चुअली इसी कारण से इन्वेंट करा गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक तरीका होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का बाय यूजिंग मैट्रिक्स, और उस तरीका जो वो जो तरीका है उसका नाम होता है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। मैंने आपको बेसिक एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन बताया था कि होता क्या है। उसमें हम लोग 3 चीज़ करते हैं। एक, हम लोग वहाँ पे काम करते हैं कि अकॉर्डिंगली हम किसी रॉ के मल्टीपल को किसी दूसरे रॉ के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 रॉज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्लेस पे रख सकते हैं। और एक और काम कर सकते हैं कि किसी भी रॉ में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों काम हम करते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस में। आपको एक छोटा सा लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने सॉल्व भी किया था पिछले क्लास में, और साइड बाय साइड मैंने ये दिखाया था कि जिस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बेसिकली मैट्रिक्स में भी वही काम होता है, लेकिन वो जो एलिमिनेशन होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, ठीक है। और आपने देखा था कि किस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया था बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो उसको कहा जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम। अब एक चीज़ और, अभी आप चूंकि शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो कि शुरुआत कर रहे होंगे मैट्रिक्स का, तो ये मत समझिएगा कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस इज द ओनली वे टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि कॉलम ऑपरेशंस भी होता है, बट कॉलम ऑपरेशंस बहुत कम जगहों पे यूज होता है। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस मेन है। ज्यादातर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को यूज करके ही बनाते हैं। कॉलम ऑपरेशंस ज्यादातर डिटरमिनेंट्स वगैरह के केस में काम आता है, ठीक है। या आगे अब जब हायर स्टडीज करेंगे तो वहां पे आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज है, वहां पे कॉलम ऑपरेशंस का ज्यादा जरूरत पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं पड़ेगा आपको, आगे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ भी आप कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताया था जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में, तो किसी भी मैट्रिक्स को जब उस मैट्रिक्स के कोफिशिएंट से आप माफ करिएगा, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट को यूज करके जब मैट्रिक्स को आप बनाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कैसे लिखा जाता है, पिछले क्लास में मैंने काफी अच्छे से आपको बताया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस होता है उनको लगा के हम सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, बिकॉज दैट इज एक्चुअली आवर मेन पर्पस इन दिस टॉपिक। ओके, चलिए अब एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को लगा के जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 तरीका होता है जिसको हम यूज करते हैं। एक तरीका होता है गाउसियन एलिमिनेशन, और एक और तरीका होता है गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। ये 2 तरीके होते हैं जिसको यूज करके हम लोग रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं और मैट्रिक्स सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गाउसियन एलिमिनेशन क्या होता है और फिर गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या होता है। आप गाउसियन एलिमिनेशन अगर समझ गए तो 90% ये भी समझ गए। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको करना होता है। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गाउसियन एलिमिनेशन।
अब इसका नाम थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा है। गाउसियन एलिमिनेशन इसका नाम इसलिए है कि CF गाउस यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गाउस एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। सो दैट इज वाई दिस नेम गाउसियन एलिमिनेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाउस के साथ जॉर्डन भी जुड़ गए थे, तो एक नया मेथड आया, ठीक है, और उस मेथड ने और आसान कर दिया लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये क्या होता है और किस तरह से हम इसको अप्लाई करके सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके सबसे पहले गाउसियन एलिमिनेशन। गाउसियन एलिमिनेशन हो सकता है कि जो CBSE के बच्चे होंगे उनके बुक्स में ये नाम नहीं होगा, बट इसका जो स्टैंडर्ड नाम है वो यही है, गाउसियन एलिमिनेशन। तो अभी याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पे ये आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। एक नाम ही तो है जिसको आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, बाकी मेथड्स तो वही है। सो दैट्स वाई। अब इसमें क्या करते हैं, गाउसियन एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फिर से आपको रिकॉल करा दूं। मान लीजिए कि ये एक इज इक्वल टू 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इस सिस्टम का क्या होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 2 5, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट जो इज इक्वल टू के बाद में है, और नीचे x माइनस 3 और 7। सो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन था दो वेरिएबल में, तो ये इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हुआ आपका 2 क्रॉस 3। अगर ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन होता और 3 इक्वेशन होता तो मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है 3 क्रॉस 4 हो जाता, ठीक है। सो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। अब ये एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इसको कह सकते हैं। क्यों भाई, अब सिस्टम कहने का मतलब है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए इन ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई है, और y का भी वो वैल्यूज जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि x यहां पे दूसरा आएगा यहां पे दूसरा आएगा, ऐसा वैल्यू आपको निकालना है जो कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई हो। सो इसीलिए इसका नाम, इस तरह के ढेर सारे इक्वेशंस का जो कलेक्शन होता है उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ अब हम गाउसियन एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि जो ऑगमेंट, सबसे पहले तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होता है उस सिस्टम का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। अब उस हमारा ये पर्पस होता है इस टेक्निक को यूज करने का कि उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर फॉर्म में। हम थोड़ी देर में उस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और जब उस फॉर्म में वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज हो जाता है तो उसी को यूज करके हम सॉल्व कर देते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स का वैल्यूज है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का उसको निकाल देते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले मैं आपको पिक्चोरियली यानी कि फिगर से दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, बस आराम से समझते हैं। नाउ सपोज दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और डेफिनेटली ये 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है क्योंकि 3 रॉ हैं और 4 कॉलम हैं। और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखा रहे हैं, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं
ये कुछ नंबर है, कोई नंबर है यहाँ पे, हमें नहीं पता है कि क्या, बट दे आर सर्टेन नंबर्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैं जब मैट्रिसेस को मैंने डिफाइन किया तो एक चीज़ और मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये जो मैंने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था इस तरह से, A11, A1, A12 एंड सो ऑन टू A1n, A21, A22 एंड सो ऑन टू A2n एंड सो ऑन टू AM1, AM2 एंड सो ऑन टू AMN। अच्छा, एक चीज इसमें मुझे आपको बताना है, ये सारा कुछ हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये डेफिनेटली एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके साथ कितने हैं? याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m क्रॉस n मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n। सेट थ्योरी में भी आपने इस तरह का कुछ पढ़ा था, पावर सेट याद करिए, ठीक है। सो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज होता है, एलिमेंट्स को कर दीजिए एंट्रीज, इन ए m क्रॉस m मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, Aij अगर इस मैट्रिक्स के अंदर का कोई एलिमेंट है जो कि डेफिनेटली ith रो में है, jth कॉलम में है, तो याद रखिएगा 1 से हमेशा बड़ा या बराबर i हो सकता है और हमेशा छोटा या बराबर होगा m से। i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? i रॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 0 रॉ तो होगा नहीं किसी भी मैट्रिक्स में, एक ना एक, अगर मैट्रिक्स है तो उसमें एक ना एक रॉ तो होगा ही और एक ना एक कॉलम भी होगा, इसीलिए कॉलम के लिए भी यही होता है, ठीक है, हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा, मतलब 1 से ज़्यादा ही रॉ हो सकता है और m के बराबर तक हो सकता है, m से ज़्यादा भी नहीं होगा। वही लागू होता है कॉलम के लिए भी। अब ये बेसिक सी चीज़ें हैं तो मैंने इसको नहीं लिखा था वहाँ पे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कॉमन सी चीज़ है, बट यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। चलिए आते हैं, हम लौटते हैं अपने मेन पर्पस पे। यहाँ पे हमने किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करें, हम कोई एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे और जो पहले रॉ का पहला नॉन जीरो वैल्यू होगा, नॉन जीरो वैल्यू, उसको हमें 1 ले आना है, यानी कि ये पहला नंबर को हमें 1 कर देना है। लेफ्ट से राइट तक जब जाते हैं तो इस रॉ में जो पहला नॉन जीरो नंबर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। जो भी पहला नॉन जीरो नंबर है भाई वो तो 1 होना चाहिए। तो ये मैंने 1 कर दिया और बाकियों को वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और तीसरा क्या है, ये हो गया। यहां पे हमने क्या लगाया, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, यहां लिख दे रहा हूं, ERO का मतलब है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। अभी सॉल्व करूंगा ना मैं एक क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझेंगे, बट दीज आर द टेक्निक्स, ये मेथड है जिसको मैं फिगर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी इसको बनाइएगा, पहले समझिए, ठीक है। ये हमने 1 कर लिया। अब जो हमारा काम है वो फिर यहां पे हम लोग कोई ERO लगाएंगे और अब क्या करेंगे, इस 1 के नीचे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबको 0 कर देना है। और 0 ऐसा ही नहीं कि 0 लिख देना है, कुछ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को लगा के 0 करना है, वो मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। 1 0 0
ठीक है, कर दिया आपने। अब हर एक रॉ में हमें यही काम करना है, हर एक रॉ में हमें क्या करना है, यही काम करना है। इसके बाद जो हमारा काम होगा, देखिए प्रोसेस में डायरेक्ट यहां से स्टार्ट है, यहां से प्रोसेस स्टार्ट है, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और यहां से प्रोसेस स्टार्ट है, स्टार्ट यहां से आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पे ERO यानी कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे, और अब दूसरे रॉ का पहला नॉन जीरो वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 अगेन। और ये जो पहला नॉन जीरो 1 है हर एक रॉ में, इसको हम कहते हैं लीडिंग एंट्री। अभी मैं लिखवा दूंगा इसको। चलिए, पहला वाला तो काम हो गया है, यहां 0 आ गया है। और अब एक चीज और, अब जो दूसरा वाला रो है, जो नेक्स्ट रो है, पहले वाले में तो हमने लीडिंग एंट्री अपना ले आ दिया, अब नेक्स्ट रो में भी जैसा मैंने कहा कि जो पहला नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और वो जो नॉन जीरो एंट्री यानी कि वो लीडिंग एंट्री जो दूसरे रो का होना चाहिए वो अपने इमीडिएट ऊपर वाले रो के, अपने ऊपर वाले रॉ के लीडिंग एंट्री के राइट में होना चाहिए। तो इसके इमीडिएटली ऊपर वाला रॉ ये है और इस रॉ का लीडिंग एंट्री यहां पे है, तो अब दूसरे रॉ का जो लीडिंग एंट्री होगा यानी कि जो 1 होगा वो यहां पे होगा। ये नंबर अब हमें 1 करना है। कैसे करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। 0 और एक चीज, चलिए एक एक स्टेप में बता रहा हूं तो पूरा आपको अच्छे से ही बताता हूं। इसको मैं 3 फिगर में भी खत्म कर सकता था, और मुझे लगता है कि मुझे 3 ही फिगर में खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत लंबा आपका 6 फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं 3 फिगर में ही इसको खत्म करता हूं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप समझ गए होंगे इतने से। चलिए यहीं पे हम लोग खत्म कर लेते हैं, इसी जगह पे। चलिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाया, हमारा लीडिंग एंट्री पहले वाले रॉ में आ गया 1, ठीक है। 1 के नीचे क्या करना है हमें, 0 और 0, और दूसरे रॉ का जो पहला एंट्री होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो एंट्री 1, और वो नॉन जीरो एंट्री क्या होगा, अपने जस्ट ऊपर वाले लीडिंग एंट्री के राइट में होगा। तो ऊपर वाला रॉ में 1 यहां है, तो इसमें रॉ यहां पे होगा। अब इसके नीचे भी जो एंट्री होगा उसको हमें 0 कर देना है, इसके नीचे भी जो है उसको हमें क्या करना है, 0 कर देना है। वही काम अब हमें करना है, क्या, अब वही काम हमें नेक्स्ट रॉ के लिए भी करना है। एक ही में बना दूं सब कि अलग अलग करना पड़ेगा मुझे, एक ही में दिखा दूं कि अलग अलग करके दिखाऊं। आई थिंक जो आप पहले फिगर में बना रहा था ना वही ठीक है, उसी से करिए आप, नहीं तो जो इनिशियल जो स्टार्ट कर रहे हैं ना बच्चे उनको दिक्कत होगी। मैं शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा सा 2-3 फिगर ज़्यादा बनेगा तो उससे डर रहा हूँ, लेकिन चलिए कोई नहीं। चलिए पहले जो फिगर बना था सबका सही है, काटना नहीं है उस फिगर को, अगर काट दिया हो जिसने उससे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूं, 0 0, ये फिगर ठीक है। पहले रॉ का और इस लीडिंग एंट्री के नीचे हमें 0 करना है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के। चलिए भाई, अब फिगर थोड़ा हमारा कम हो जाएगा। मैट्रिक्स को मैंने, चलिए मैं 3x3 मैट्रिक्स भी ले सकता था, एक फिगर ज्यादा होगा, कोई नहीं। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे, और अब हमारा क्या है कि जो दूसरे रॉ का पहला लीडिंग एंट्री है यानी कि पहला नॉन जीरो एंट्री, उसको हम लोग 1 करेंगे अगेन बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। तो ये 1, ये जैसे का तैसे रहेगा,
ये 0 और यहाँ पे अब ये 1 हो जाएगा। क्यों हुआ आपको पता है, जो दूसरे रॉ का जो लीडिंग एंट्री होगा वो अपने ऊपर वाले रॉ के लीडिंग एंट्री से राइट में होगा। तो यहाँ पे हो गया ये जैसे का तैसे, ये 0 था और इसके नीचे भी हम लोग अब 0 करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, फिर ERO लगाएंगे यानी कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हमारा तीसरा रॉ है उसका भी पहला नॉन जीरो एंट्री क्या होगा, 1, और वो एंट्री भी क्या कहलाएगा, उस रॉ का लीडिंग एंट्री। 0 माफ करिएगा 1, ये 0, ये 1, ये जैसे का तैसे, ये 0, ये 0 और ये 1 और ये इस तरह से। दैट्स इट, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, यही गाउसियन एलिमिनेशन हो गया। अब ये जो हमने चेंज किया है ये इस फॉर्म में, ये फॉर्म क्या कहलाता है, यही कहलाता है रॉ एशेलॉन फॉर्म। रॉ एशेलॉन फॉर्म। अब रॉ का मतलब तो आपको पता है कि ये ऑपरेशन रॉ में हो रहा है, कॉलम से हमें कुछ लेना देना यहां पे है नहीं, बस हम रॉ में जो अप्लाई कर रहे हैं वो रॉ में कर रहे हैं। एशेलन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लैडर टाइप का। तो ये देखिए 1 1 1, ये एक लैडर जैसा है ना, सीधी स्टेयरकेस जैसा, इसीलिए इसका नाम इस तरह से रखा गया है। सो गाउसियन एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि गाउसियन एलिमिनेशन में हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। रॉ एशेलन फॉर्म यही है, जब कोई मैट्रिक्स, जब कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं रॉ एशेलन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम रॉ एशेलन फॉर्म को अप्लाई करके एक इक्वेशन को बनाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और उसके बाद हम लोग एक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म। और उस फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं और उस वाले फॉर्म से जब हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वही कहलाता है गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं फिर गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन को समझेंगे। चलिए इसका स्टेप्स मैं आपको लिखवा देता हूं कि किस तरह से इसके स्टेप्स को हमने लिखा है, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सहूलियत मिल जाए। चलिए नोट्स मैंने इसका क्या लिखवाना है तैयार करा है। चलिए changing an augmented matrix of a सिस्टम जब मैं यूज करूं तो आपको पता है कि लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, इनटू रॉ एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, चलिए देखता हूं, इसको मुझे आपको लिखवाना होगा, मैंने तैयार किया है। द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन ईच रॉ, द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर in each row is 1. ये जो चीज लिखा है ना मैंने, इसको मिटा दीजिए क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये बस मैं बता रहा हूं कि रॉ एशेलन फॉर्म होता क्या है। ठीक है, रॉ एशेलॉन फॉर्म
चिंता मत करिए, आप सब समझ जाइएगा, थोड़ा सा वेट करिए, पहले ये सब समझिए कि क्या लिखवा रहा हूं। द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन ईच रॉ इज 1. This is called, this number is called the लीडिंग एंट्री। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लीडिंग एंट्री। दूसरा कि the leading entry in each row is towards the right of the leading entry to the row immediately above it। कोई दिक्कत नहीं है? 3. Every entry below the leading entry, एवरी एंट्री मतलब एवरी नंबर के बारे में यहां पे बात कर रहा हूं। एवरी एंट्री बिलो द लीडिंग एंट्री शुड बी 0। अब जब बिलो की बात कर रहा हूं तो मान लीजिए ये लीडिंग एंट्री है और ये कोई और नंबर है, तो इसके नीचे यानी कि ये कॉलम में इस लीडिंग एंट्री के जस्ट नीचे वाला सारा एंट्री 0 होना चाहिए। अगर यहां पे इस रॉ का लीडिंग एंट्री ये 1 है तो इसके नीचे का सारा एंट्री 0 होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बिलो जब कहा गया है तो इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0, इस लीडिंग एंट्री के जस्ट बिलो। एवरी एंट्री बिलो द लीडिंग एंट्री शुड बी 0। ठीक है, यहां पे आप जस्ट भी लगा सकते हैं। और चौथा होना चाहिए कि द रॉ कंटेनिंग ओनली zeros is the last रॉ। ठीक है, अगर कोई ऐसा रॉ आ जाता है जिसमें कि सारे के सारे एंट्रीज 0 ही हैं तो उसको आपको लास्ट में लिखना है, सबसे नीचे वाले रॉ में उसको एंटर करना है, उसकी एंट्री होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि यहां पे लास्ट में हमारा सारा 0 आ गया तो ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो दीज आर द 3 things that you should keep in your mind when changing a particular augmented matrix of a system into raw echelon form। अब चलिए वो भी स्टेप्स भी मैं फिर से आपको लिख दूं। स्टेप्स तो मैंने दिखा दिया है कि रॉ ऑपरेशंस लगाना है और आपको ये करना है, लेकिन फिर भी मैं स्टेप्स को वर्बली भी लिख देता हूं क्योंकि मैंने तैयार करा है यहाँ पे ताकि आपके नोट्स में सहूलियत हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द रॉ echelon form। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज गाउसियन एलिमिनेशन। Gaussian elimination is a technique in which a augmented matrix of a certain system of linear equations can be changed into raw echelon form and then solve the system by using that raw echelon form matrix। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टेप्स भी लिखवा देता हूं आपको।
जो फिगर मैंने बनवाया है वो फिगर यहां पे आपके काम में आएगा। Steps to change a augmented matrix of a system steps to change a augmented matrix of a system into raw echelon form। सबसे पहला है आपका कि स्टार्ट बाय obtaining one in the top left corner, then obtain zeros below that one, zeros below that one by adding or subtracting। अब यही रॉ ऑपरेशंस है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग appropriate multiples start by obtaining one in the top left corner, then obtain zeros below that one by adding or subtracting appropriate multiples of that raw to the raw below it। ठीक है, इसका मतलब थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अब दूसरा स्टेप है आपका कि obtain a leading one in the next raw। ठीक है, और ये लीडिंग एंट्री कहां होना चाहिए? एंड this leading entry should be towards the right of the leading entry in the raw immediately above it। ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस, और हाँ देन obtain zeros by using
using the similar methods as in step 1. ठीक है. तीसरा, continue the process until the matrix be in raw echelon form. That's it. यही 3 स्टेप है, आपको यही करना है. अब यहां से डेफिनेटली आप ज्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन जब मैं एक प्रॉब्लम को अभी आपको समझाऊंगा, बनाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये सारे के सारे स्टेप्स कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. सो ये ऐसा टॉपिक है ना मैट्रिक्स, जिसमें कि आप जब तक प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आप ये सारे स्टेप्स को अच्छे से नहीं समझेंगे. ठीक है. सो चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम बनाते हैं गाउसियन एलिमिनेशन को यूज करके. सबसे पहले ये एक हम समरी बना लेते हैं कि गाउसियन एलिमिनेशन में हमें क्या क्या करना होता है. ठीक है. उसके बाद प्रॉब्लम को बनाते हैं. इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. तो गाउसियन एलिमिनेशन सबसे पहले हमें करना होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि राइट the augmented matrix of the system. उसके बाद हमें करना होगा रॉ एशेलॉन फॉर्म, चेंज द augmented matrix into raw echelon form. ठीक है. और अंत में यूज बैक substitution to solve the equation. That's it. So Gaussian elimination involves these 3 steps. पहले नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं और वहां पे आप सब समझ जाएंगे. ठीक है. एक इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले. इक्वेशन कुछ इस तरह से है. माफ करिएगा, मेरे पास एक लूज लीफ मैंने बनाया है, उसी में है सब कुछ, थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है. सॉल्व द सिस्टम.
यूजिंग रॉ एशलॉन फॉर्म। सिस्टम है आपका 4x प्लस 8y माइनस 4z इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 11, माइनस 2x प्लस y प्लस 12z इज इक्वल टू माइनस 17। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। अब इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग गाउसियन एलिमिनेशन, दैट इज बाय यूजिंग रॉ एशलन फॉर्म। गाउसियन एलिमिनेशन से जब सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम रॉ एशलन फॉर्म को ही तो लगाते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। ठीक है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारे पास A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 8 माइनस 4 11 3 8 5 माइनस 11, माफ करिएगा यहाँ पे 4 है, माइनस 2 1 12 और माइनस 17। एक बार क्वेश्चन मैच करा लूँ कि सही है ना। 4x प्लस 8y माइनस 4z इज इक्वल टू 4, फिर है 3x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 11 एंड माइनस 2x प्लस y प्लस 12z इज इक्वल टू माइनस 17। ठीक है, ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा, सबसे पहले तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें चेंज करना होगा रॉ एशलन फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से एक एरो देंगे, एरो दिखाते हैं कि ये हम रॉ ऑपरेशन लगा रहे हैं और इसको चेंज कर रहे हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि रॉ ऑपरेशन, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रॉ ऑपरेशंस को मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले पहला रॉ का लीडिंग एंट्री यानी कि पहला नॉन जीरो नंबर 1 होना चाहिए। यहां 4 है, ये 1 कैसे होगा? अगर हम इस रॉ में 4 से डिवाइड कर दें तो 4/4, ये तो कम से कम 1 हो जाएगा और यही हमें चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 1/4 R1। R1 मतलब रॉ 1, पहला रॉ में हमने 4 से डिवाइड किया। तो पहला रॉ में 4 से डिवाइड करने का मन है कि पहले रॉ में जितने भी एलिमेंट्स है सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 1। बाकी सबको जैसे है वैसे लिख देना है। 3 8 5 -11 -2 1 12 -17। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, अब यहां से चलना है। अब फिर हमें रॉ ऑपरेशन लगाना होगा और दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो पहला लीडिंग एंट्री है ये क्या कहलाएगा हमारा, लीडिंग एंट्री 4 रॉ 1, पहले रॉ के लिए या R1, 4 रॉ R1 यानी कि पहला रॉ। ठीक है, याद रखिएगा सारे रॉ में लीडिंग एंट्री क्या होता है, 1 ही होता है रॉ एशलन फॉर्म में। अब दूसरा स्टेप है कि इस लीडिंग एंट्री के नीचे सब कुछ 0 ले आना है, यहां भी 0 और यहां भी 0। तो जब भी किसी लीडिंग एंट्री के नीचे आपको 0 ले आना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे मैं लगा रहा हूं। अब ये मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मेरे पास जगह होता तो मैं इस तरह से बनाता, लेकिन जगह नहीं है तो मैंने इस तरह से खींच दिया है। अब मैं यहां पे फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाऊंगा, लेकिन जब भी 0 ले आना हो किसी लीडिंग एंट्री के नीचे तो वहां पे क्या करेंगे, पहले इस रॉ का कोई मल्टीपल देखेंगे और इस रॉ का कौन सा मल्टीपल हम इस रॉ के साथ जोड़ें या घटाएं
कि ये 0 आ जाए। ये वही काम यहां भी करेंगे कि इसी रॉ का, याद रखिए चूंकि इस लीडिंग एंट्री के नीचे हमें सब कुछ 0 करना है, तो इसी रॉ का, जिस रॉ के नीचे लीडिंग एंट्री के नीचे हमें 0 करना है, उसी रॉ का कोई मल्टीपल हम इस रॉ या इस रॉ में घटाएंगे या जोड़ेंगे अप्रोप्रिएटली, जो भी जरूरत हो। अगर इस रॉ में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इस रॉ में पहले वाले, तो हमारा हो जाएगा 2 3 6 -3 और 3। और अब इस रॉ को हम इस रॉ से घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया यहां पे, सबसे पहले हमने इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं। सबसे पहले R2 यानी कि रॉ 2 में से हम 3 × R1 घटाएंगे और इसको हमने R2 के जगह लिख दिया। ठीक है, उसी तरह R3 + 2R1, अगर R3 में हम 2 × R1 जोड़ दें और उसको हम R3 के जगह लिख दें। याद रखिएगा जो पहला होता है ना, उसी के जगह हम लिखते हैं। यहाँ R2 में से कुछ घटा रहे हैं तो जो भी आएगा वो R2 रॉ में लिखेंगे। यहाँ R3 में से कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जो भी आएगा उस रिजल्ट को R3 में एज रॉ 3 हमें लिखना है। तो अब हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला वाला तो वैसे ही रहेगा 1 2 -1 1। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हमें 3 से रॉ 1 में जब मल्टीप्लाई किया तब आया। दूसरा रॉ है हमारे पास, ये जो दूसरा रॉ है वो क्या है, 3 8 5 और -11। तो इसमें से इन सबको घटा रहे हैं, तो 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2 होगा। उसके बाद 5 में से अब यहां से देखिए एक चीज और है, 3 से मल्टीप्लाई करके हम घटा रहे हैं, तो 5 में से 3 घटेगा, यानी कि 3 जुड़ रहा है, माइनस पहले से है, यहां 8 नहीं आ जाएगा। 5 एंड माइनस इनटू -3 यानी कि 5 + 3 8 आ गया, -11 और -3 -14 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अब R3 में 2R1 हम जोड़ रहे हैं, चलिए ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा दूं। सबसे पहले R3 में क्या है, 2 -2 1 12 और -17। अब इसमें हम जोड़ देते हैं 2R1, यानी कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 -2 2। इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको एक एक साथ जोड़ देते हैं, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 1 + 4 5, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। गुड। 12 और -2 10 हो जाएगा, -17 और +2 कितना हो जाएगा, -15 -15। ठीक है, पहला लीडिंग एंट्री, उसके नीचे सब कुछ 0 आ गया। अब हमारा पर्पस है कि जो दूसरे रॉ का लीडिंग एंट्री होगा वो भी 1 होगा, लेकिन वो एंट्री उसके जस्ट पहले वाले रॉ के लीडिंग एंट्री के राइट में होगा। पहले वाले रॉ का लीडिंग एंट्री यहाँ पे, यानी कि अब दूसरे वाले रॉ का लीडिंग एंट्री यहाँ पे आना चाहिए। पहला नॉन जीरो नंबर अभी यहीं पे आएगा, लेकिन इसके राइट में रहेगा, तो ये होगा। ठीक है, तो दूसरे रॉ को सिंपली हम अगेन 1/2 R2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा नया मैट्रिक्स। पहला तो यही रहेगा 1 2 -1 1। दूसरा क्या हो जाएगा, 0। भाई 0 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 वहीं आएगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, -14 में 2 से डिवाइड करेंगे -17। ठीक है, नेगेटिव था ना, हाँ -17 था। ठीक है, तीसरे को जैसे का तैसे लिख देंगे, 0
5, 10 और -15। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब ये भी है कि जो भी रॉ का लीडिंग एंट्री है उसके जस्ट नीचे 0 आना चाहिए, तो इसके जस्ट नीचे कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो भी काम करते हैं सबसे पहले। अब मुझे इसके लिए थोड़ा इरेज करना होगा, सब कुछ इरेज कर दो। इक्वेशन मेरे पास है, आप लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं आपको। आगे बढ़े, चलिए। हो, मैंने इसको भी इरेज कर दिया, मैंने ना इसको भी इरेज कर दिया। चलिए कोई नहीं, इससे कोई मतलब था नहीं, आपने यहां तक लिख लिया होगा ना। चलिए, हमें अब आगे यहीं से मतलब है। तो इसके बाद यानी कि ऐसे, और वही एरो यहां पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब इसके इस रॉ के नीचे 0 ले आना है, मतलब कि इस रॉ में इस वाले रॉ का कोई अप्रोप्रिएट मल्टीपल या ऐड करेंगे, जो भी जरूरत हो। तो अगर साफ साफ दिख रहा है कि R3 में से 5 R2 घटा के रिजल्ट को R3 पे लिख दें तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए देखिए क्या आएगा। R3 कितना है? 0, 5, 10, -15। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आगे से नहीं लिखूंगा। और इस पे मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये 0 होगा, 5 होगा, 5 4 जा 20 होगा, और ये -35 होगा। सबको घटा रहा हूं मैं, प्लस माइनस माइनस, और ये 0 में से 0 गया, क्या फर्क पड़ता है, ये आ जाएगा 0। तो पहला रो हमारा है 1, 2, -1, 1, दूसरा है 0, 1, 4, -7, तीसरा है 0, 5, 10, माफ करिएगा ये तो लिखना ही है, यहां तो रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है मैंने, तो ये हो गया 0। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 0। अब 10 में से कितना घट रहा है? 10 में से आप कितना घटा रहे हैं? 20 घटा रहे हैं। तो 10 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? -10 आएगा ना भाई? ठीक है, आएगा। अब यहां पे -15 में +35 जोड़ दिया आपने, तो ये आ जाएगा +20। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और रॉ हमारे पास बचा है जिसमें कि लीडिंग एंट्री हमारा 1 होना चाहिए, यानी कि पहला नॉन जीरो एंट्री 1 होना चाहिए, और वो 1 इसके इमीडिएटली ऊपर वाले रॉ के राइट में होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले रॉ के लीडिंग एंट्री के राइट में होना चाहिए। तो यहां पे है, तो यहां पे 1 होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे तो पहला नॉन जीरो एंट्री आएगा ना, और वो राइट में इसके होना ही चाहिए। चलिए, तो कौन सा रॉ ऑपरेशन लगाएं? ये तो बड़ा आसान है, -1/10 R3 लगा देते हैं। कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 1, 2, -1, 1, 0, 1, 4, -7, 0, 0, 1, और यहां पे कितना हो जाएगा? -2। अब मैंने कहा था कि आप देख लीजिए कि क्या ये रॉ एशेलन फॉर्म में है। पहला लीडिंग एंट्री 1 पहले रॉ का, दूसरे रॉ का लीडिंग एंट्री 1, तीसरे रॉ का लीडिंग एंट्री 1। पहले रॉ के लीडिंग एंट्री वाला कॉलम में इसके नीचे सब कुछ 0, दूसरे में भी 0, और तीसरा में तो कुछ है ही नहीं नीचे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे भाई। अब ये क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स इन रॉ एशेलन फॉर्म। दिस इज द मैट्रिक्स इन रॉ एशेलन फॉर्म। ये क्या हो गया? वो मैट्रिक्स जो कि रॉ एशेलन फॉर्म में आ गया। जब ये मैट्रिक्स रॉ एशेलन फॉर्म में आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है। नाउ we get
an identical matrix in raw echelon form। अब क्यों मैंने आइडेंटिकल लिखा? जो सॉल्यूशन ओरिजिनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से आना चाहिए था वही सॉल्यूशन इससे भी आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन यहां से भी आएगा। अब ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, माफ करिएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि रॉ एशेलन फॉर्म में है। अब ये मैट्रिक्स तीन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। मुझे बताइए कि पहला इक्वेशन क्या होगा? पहला इक्वेशन क्या हो गया? x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। क्या हुआ? दूसरे में x का कोफिशिएंट 0 तो x गायब है, सिर्फ y का कोफिशिएंट है। कितना है? y प्लस 4z। दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा लीडिंग एंट्री मैंने सही ले आया था ना, कुछ गड़बड़, कहीं मल्टीपल से गड़बड़ नहीं होता। चलिए ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बना के देखते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने 4 से इसमें डिवाइड किया था, 4 से नहीं मैंने 2 से डिवाइड किया था ना शायद। चलिए ठीक है, y प्लस 4z इज इक्वल टू -7। और तीसरे में क्या आ गया भाई? x का भी कोफिशिएंट 0, y का भी कोफिशिएंट 0, बचा सिर्फ z इज इक्वल टू -2। अब बैक सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब z का वैल्यू आ गया, इसी को बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, y का निकाल लीजिए। तो z -2 आ गया, तो y प्लस 4z यानी कि -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7। दैट इज y इज इक्वल टू -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1। अब y का वैल्यू आ गया, z का आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों, तो आ जाएगा x। y कितना आया है भाई हमारे पास? y आया है हमारे पास 1, तो +2 और z +2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -3। तो आपका सॉल्यूशन कितना आ गया? x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -3। इसको आप ऑर्डर ट्रिपल में लिखेंगे तो यही सॉल्यूशन आप -3, 1, -2। ठीक है, मैं भी मैच करा लूं जरा, बिल्कुल -3, 1, -2। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये सॉल्यूशन सही है, तो आप तीनों वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करिए और देखिए कि वहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। दे आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड देयर। अब आपने देखा कि कितना आसान हो गया हमारा चीज। आपको लग रहा होगा कि ये रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज करो, बट दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये रॉ ऑपरेशन है, इसको आप अप्लाई जल्दी जल्दी करने लगेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, एंड देन इट बिकम्स सो इजी। और ये दीज मेथड्स, आई मीन using matrices to solve linear equations are so addictive that once you understand these methods, you are not going back to the traditional methods to solve systems of linear equations. इसीलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड्स है। और चूंकि मेट्रिसेस को बनाया ही उसी लिए गया है कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली दे मेक्स द पर्पस ईजियर। सो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको एज अ होमवर्क एक प्रॉब्लम देता हूँ, ट्राई करिए उसको सॉल्व करने का। और नेक्स्ट क्लास में, चूंकि आज का क्लास काफ़ी देर हो गया है, मुझे लग रहा है कि 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म से क्वेश्चन बनाएंगे। और उसके बाद ज़्यादा बड़ा लंबा टॉपिक नहीं है। एक बार ये चीज़ हम क्रॉस कर गए ना, तो फिर हमारे पास ज़्यादा मतलब इतना लंबा टॉपिक नहीं है। ये थोड़ा समझाने वाला टॉपिक है जो मुझे आपको चिल्ला के समझाना पड़ रहा है, आगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं।
ये बनाइए, x प्लस वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 7। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व इट by using चलिए रॉ एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसका जो आंसर है, 1 मिनट, आंसर भी मैं लिख दूं इसका, मैं तो आपको दिक्कत होगी। एक मिनट। इसका आंसर एक्चुअली फ़ोन में होगा मेरे पास, तो मुझे ज़रा देख लें दीजिए। इसका आंसर है ही नहीं ना। एक काम करिए, आप ये बनाइए, दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं। इसको रहने दीजिए, इसका आंसर नहीं दिया हुआ, फिर मुझे सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 1। इसका जो आंसर है वो है आपका 101, यानी कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, इसको ट्राई करिए रिड्यूस ड्रॉ एशेलन फॉर्म से। पहले रिड्यूस ड्रॉ एशेलन फॉर्म में ले आइए इसको, उसी तरह से एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं बने कोई बात नहीं है, कल के क्लास में मैं इसको फिर से सॉल्व करूंगा और 2-3 प्रॉब्लम बनाने पे आप समझ जाएंगे। और कल का क्लास जब मैं ले लूँगा तो आपको एक, एक्चुअली मैं जब गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन तक ख़त्म कर लूँगा कल के क्लास में, तो आपको कल के क्लास के लेक्चर के नीचे मैं प्रॉब्लम्स को अपलोड करूँगा। वहाँ पे 10-12 अच्छे प्रॉब्लम्स में इन दोनों मेथड से आपको दूंगा, आप वो सारे के सारे सॉल्व करिएगा, आंसर के साथ वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू टुमारो।